एडवोकेट सोनल जोशी। गूगल में देखा है, न्यूज़पेपर्स में देखा है, इतने सारे इंस्टा लाइव्स यूट्यूब पे देखा है, फेसबुक पे देखा है। इट्स नॉट अबाउट द फेम। टुडे मैं जानना चाहती हूँ सोनल जोशी कौन है। सोनल जोशी ऐसे देखा जाए तो लोग एडवोकेट के तौर पे मुझे जानते हैं, पर दीप्ति मैं हूँ, आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने पढ़ाई की है। आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं स्ट्रीट से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे हैं, और मैं ऐसे माँ बाप की एकलौती संतान हूँ कि जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं अच्छा समझा। उन्होंने सोचा कि 15 साल की एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए। और स्पेशली मेरे फादर, लेटर ऑन मेरी माँ को मैंने रिक्वेस्ट किया, माँ समझी कि अगर मैं उसी औलाद को इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। और मेरी माँ उस गांव से आती है जहाँ पे शादी के बाद उसने अपनी बसेस देखी थी, जहाँ गांव में जाने का रास्ता भी नहीं था, मिट्टी और नदी में से, रिवर में से जाना पड़ता था। उस गांव से मेरी माँ बिलोंग करती है। ओनली 7th पास है मदर मेरी। एंड देन फिर मेरा बैटल शुरू हुआ मेरे फादर के साथ कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। देन उन्होंने बोला मैं आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं करूंगा। आई स्टार्टेड अर्निंग। मैं ट्यूशन कराना शुरू किया। मेरी पहली सैलरी 250 रुपीज थी 1995 में। एंड देन उसके बाद पहली बार बस में बैठे, क्योंकि स्कूल तो चल के जाते थे तो जरूरत नहीं पड़ी। देन पूरी दुनिया देखने का मौका मिला। पर अगर देखा जाए दीप्ति, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, जहाँ पे लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता था 9 दिन का। और उसमें मेरा जितना भी ग्रूमिंग हुआ, मेंटली स्ट्रांगनेस, फिजिकली स्ट्रांगनेस, जितना मुझे 9 दिन में सीखने को मिला। एंड सडनली वहाँ पे मुझे बौद्धिक प्रमुख वहाँ घोषित किया गया, बिकॉज मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल थी, पहले से लिखने में माहिर थी। और उसके बाद मेरा ग्रोथ कभी रुका नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर उनको मैं ओवरकम करती गई, क्योंकि सपोर्ट बहुत था, लोगों का सपोर्ट बहुत था। और स्पिरिचुअली भी काफ़ी नॉलेज मिला, क्योंकि वीएचपी में गीता, हमारी हिंदुत्व कैसा होता है, संस्कृति कैसी होती है। तो जिस एज में अगर मैं कहीं पे मतलब हमारे अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के चांसेस हो सकते हैं, वो सब चीज़ों से बढ़ के मेरा ग्रूमिंग वीएचपी ने इतना अच्छा कर दिया कि मैं अपने लिए, देश के लिए सोचना मैंने 15 साल में ही शुरू कर दिया था। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई बिकेम अ पूर्णकालीन कार्यकर्ता फॉर 7 years। एंड देन कर्णावती महानगर, जो अभी अहमदाबाद बोलते हैं, अहमदाबाद की प्रेसिडेंट रही हूँ दुर्गा वाहिनी की। एंड देन मैं राइफल टीचर भी रह चुकी हूँ, लाठी शिक्षक भी रह चुकी हूँ। और उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई, कभी मुड़ के देखा नहीं। दो तो जॉब करती थी, ट्यूशंस करती थी। 15 साल तक एक टाइम ही खाना खाया है मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। और लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिला। सोनल जोशी में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट आता है। और अगर ज्यादातर मेरी जितनी भी अभी प्रोग्रेस है, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत रहा है। चाहे मेरी माँ हो, चाहे वीएचपी के लोग हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सराहा है, बहुत सपोर्ट किया है। जी। अद्भुत। लेकिन अद्भुत से ज्यादा आई वुड से बहुत हिम्मत वाली बात कही आपने। कहते हैं कि इजीली कोई स्ट्रेंथ नहीं आता है, बैक हो या कई लोगों को ऐसा होता है इनका स्ट्रांग है, बैक स्ट्रांग है, इनको स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन हिम्मत तब आती है जब दिल सच्चा होता है। यस। एंड आपकी बातों में वो चीज क्लियरली दिखती है। नाउ जब आपके हाथ में डिग्री आई, एडवोकेट सोनल जोशी, आपको इतना एक्सपीरियंस मिला, आपने आपका जो पावर है वो आपने किस तरीके से यूज किया? एक्चुअली लोग पहले तो, डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना लोगों को जब पढ़ाई करते थे, बाहर बहुत नाम था कि चलो वीएचपी में जाते, पर जब कॉलेज जाते थे तो कमिंग फ्रॉम, अगर स्ट्रीट से आते हो तो कपड़े ऐसे होते हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं। नौकरी करके ख़त्म करके अगर शाम को क्लासेस में जाते थे तो बोलेंगे ये पढ़ाई करेंगे, ये जर्नलिस्ट बनेंगे, ये लॉयर बनेंगे। ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। उसमें मैं यही बोलूँगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, भगवान का सपोर्ट रहा है। और हर बार अपने आप को इकट्ठा करके बहुत बार गिरी हूँ,
हिम्मत हर बार हार जाता है बंदा, और रोज सोचा था कुछ कर दिखाना है। जो फादर को ऐसा लगता था कि मैं लड़की को पढ़ाऊंगा नहीं, जो मेरा बाल विवाह करना चाहते थे, उनको आफ्टरवर्ड्स मालूम पड़ा। मैंने ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर बीकॉम का जब डिग्री रखा मैंने उनके हाथ में, तब उनको लगा कि नहीं ये लड़की कुछ कर सकती है, एंड आफ्टरवर्ड्स वो बहुत प्राउड फील करने लगे। फिर मैंने जर्नलिज्म और लॉयर, जर्नलिज्म में मैं लिखती ज्यादा थी, तो लेटर टू एडिटर मैंने शुरू किया था। जनसत्ता न्यूज़पेपर आता था उसमें, तब जाके कुछ ऐसा लिख दिया था कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैंने देश के लिए ही कुछ लिखा था। तो तब जाके मुझे वहाँ के एडिटर थे दिंगत ओझा, जो अभी काजल ओझा के जो वैद्य हैं उनके फादर थे, उन्होंने मुझे बुला के बोला, ढूंढा मुझे, पहले मेरे फादर का पान का गल्ला था, कि ये लड़की जबरदस्त लिखती है और इसको पढ़ाना चाहिए। और जर्नलिज्म क्या है मुझे मालूम भी नहीं था। देन उन्होंने मेरा एडमिशन करवाने की बात की। मेरे ग्रेजुएशन में बिकॉज ऑफ माय वर्क ओनली 48% थे, एंड देन उन्होंने मेरा वाइवा करवाया, मैं जर्नलिज्म में अव्वल नंबर पे आई। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था, लोगों के लिए लिखना बोलना वो मुझे बहुत पसंद था। जब 2-3 बार ऐसी चीजें हुई कि जहाँ पे मुझे दबाने की कोशिश की गई, देन मुझे लगा कि लोगों ने भी बोला मुझे कि आपको लॉ करना पड़ेगा, तो ही आप ज्यादा महिलाओं को मदद कर पाओगे। बिकॉज मैं दुर्गा वाहिनी में थी, काफी लड़कियों से मिलना होता था, और वुमेन एम्पावरमेंट पहले से ही मेरे में था। मैं अपने आप को तभी भी दुर्गा बोलती थी, लोग भी बोलते थे, और चाहती थी कि वो स्पिरिट जो मेरे में है वो मैं सब तक पहुंचाऊं। मैं दुर्गा वाहिनी प्रेसिडेंट जब थी अहमदाबाद की, 500 लड़कियां मेरे नीचे, हम लोग साथ में, मैंने पूरा संगठन बनाया हुआ था, और हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे। लॉयर बनने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं, जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो महिलाएं हैं, मेरी मदर भी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस थी, और दीप्ति अगर देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं 90% ऐसी होती है जिनके साथ पूरी लाइफ में कभी ना कभी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता ही है। चाहे आप, जैसे मैरिटल रेप जैसी बात हो गई है कि एक बार तो मैरिटल रेप कभी ना कभी होता ही है, क्योंकि ये चीजें जब होती है लोग फील करते हैं पर उसके लिए आवाज नहीं उठाते। और मुझे भगवान ने ये जरिया बनाया। जब मैंने अपना लॉ खत्म किया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की, आफ्टरवर्ड्स मेरी शादी भी हुई। देन शादी के बाद अप एंड डाउन काफी चीजें हुई, एंड देन नाउ आई एम अ सिंगल मदर, डिवोर्स हो गया है मेरा, एंड मैं यूएस में ओरेकल डीबीए किया हुआ है मैंने कैलिफोर्निया से। मैंने इवन इमिग्रेशन में भी ठुकरा दिया है कि मुझे नहीं जाना है, और मैं अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ। और मैं 27 ईयर्स से मैं इस में जुड़ी हुई हूँ। आज अभी मेरे को 47 ईयर्स हो गए हैं, मैं 15 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। मैंने आगे पीछे कुछ मुड़ के नहीं देखा है। जब ये मौका मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। करेज, स्ट्रेंथ और दुर्गा माँ, सारी बातें स्टैंडिंग फॉर अ वुमेन, अद्भुत, अमेजिंग। मुझे, मेरा हमेशा से गोल क्या रहता है कि मैं जब किसी के साथ बात करूं या पॉडकास्ट करूं या इंटरव्यू करूं, मैं क्लैरिटी को टेबल पे लाऊं। टुडे यू आर नॉट एडवोकेट सोनल जोशी, यू आर ऑब्जेक्ट फॉर मी, एंड मुझे आपसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं जो बहुत सारे लोग हिचकते हैं पूछने के लिए। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट पर्सन जिसमें ये सब बातें कर सकती हूँ। पर उससे पहले मैंने आपका भी रिसेंटली पोस्ट देखा, बार काउंसिल ऑफ गुजरात इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह खड़े हुए हैं, एंड आई गेस फर्स्ट टाइम फॉर वुमेन इट इज। Yes. सो टेल मी अबाउट दिस इलेक्शंस एंड व्हाई फर्स्ट टाइम फॉर वुमेन। इलेक्शन बार काउंसिल ऑफ गुजरात मतलब पूरा गुजरात आएगा। जितने भी एडवोकेट्स हैं, मेरे जानने में भी आया है कि 1,35,000 हमारे एडवोकेट्स हैं, जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको वोटिंग करेंगे। अब तक ऐसा हुआ था कि महिलाओं को कभी बिना मांगे कुछ नहीं मिला, उनके लिए पीआईएल करनी पड़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 30% रिजर्वेशन मस्त है। तब जाके अभी फर्स्ट टाइम ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि जिसमें 5 सीट्स रिजर्व होगी महिलाओं के लिए। जब लोगों ने मुझसे बात की, जो लोग मुझे जानते हैं एज अ वुमेन एक्टिविस्ट, मैंने काफी लॉयर्स को भी हेल्प की है, मैंने 10,000 से ज्यादा महिलाओं को फ्री लीगल एडवाइस दी है। और ये सब चीजें करते करते मैंने सोचा कि ये मैं कर सकती हूँ। जब मुझे बोला गया कि आप
27 ईयर्स से काम कर रहे हो तो आप कोई भी इलेक्शन में खड़े नहीं रहते। आप ये करो जिससे एक आप वॉइस बनोगे। और जब ये पिटिशन चल रहा था तो काफी डिबेट्स में भी मैं हाजिर थी। तो लोगों ने मुझे उधर भी पूछा कि रिजर्वेशन तो डिक्लेयर हो गया, आप इतनी आवाज उठाती हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती हैं? तो जब काफी मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने पूछा, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए अगर मैं बोल रही हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मेरा बनना जरूरी है। और अगर ये इलेक्शन में अगर मैं महिला वकील है जो कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती किसी को बताने के लिए, तो मैं एकदम एक्सेसिबल कैंडिडेट हूँ। लोग मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, माय नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द गूगल। कोई भी महिला, चाहे गुजरात की हो चाहे इंडिया की हो, मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मेरा एड्रेस सबको मालूम है। तो ये सब चीजें जो मेरे पास है, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये करना चाहूंगी कि मेरी महिला एडवोकेट्स है उनके लिए मैं एक वॉइस बनूं। तो मैंने डिसाइड किया, लोगों के कहने पे, काफी डिग्निटरीज हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये इलेक्शन लड़ना है, और सबके आशीर्वाद से मैंने डिसाइड किया और मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। ग्रेट। सो कट टू द पॉइंट, आप इलेक्शन में हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मैं कह सकती हूँ हिंदी में कहूँ तो दावेदार हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली अगर मैं लॉयर होती तो डेफिनेटली आपको वोट करती। बट एक बहुत नॉर्मल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप टेबल पे क्या लाएंगे? व्हाट वैल्यू यू विल ब्रिंग? डेफिनेटली पहले तो ये है कि अब तक महिलाओं को जब भी जाते थे तो इतना आंसर मिलना मतलब कंफर्टेबल नहीं था। किसी महिला को किसी सीट पे इलेक्ट होके बैठने के लिए, ये पुरुष प्रधान समाज है, फर्स्ट टाइम महिलाओं को लड़के अपनी जगह हासिल करनी है। उसके लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। मैं रबर स्टैंप नहीं बनूंगी कि मेरी वजह से कोई और बोलेगा और मैं फॉलो करूंगी। मेरा खुद का एक वॉइस है, उसको कोई दबा नहीं सकता। और अगर कोई महिला या पुरुष, कोई भी एडवोकेट से पूरे गुजरात का, अगर कोई चीज लेके आता है वो सही है, तो उनके लिए मैं, उनकी कोई भी चीज होगी उनमें मैं हेल्प कर सकती हूँ। उनकी आवाज बन के, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उनको न्याय दिला सकती हूँ। और दूसरी बात है, करप्शन मुक्त बार काउंसिल ऑफ गुजरात हो सकता है। लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए नई नई स्कीम्स ला सकती हूँ। छोटे जो बच्चे हैं, अभी नए नए आए हैं, उनके लिए, उनको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, उसके लिए काम कर सकती हूँ। महिला वकीलों के लिए काफी, उनके लिए भी काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, उनके फैमिली के लिए भी। मतलब जैसे ही ऑर्डिनरी सब एडवोकेट्स के लिए कुछ फंड्स रिजर्व रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत अच्छा काम किया है अब तक। जितने भी प्रेसिडेंट है उन्होंने काम किए हैं, पर मेरा काम है कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। जिनको महिला कंफर्टेबल होके, बेबाक होके प्रैक्टिस करे, एम्पावर्ड हो, अपना बिजनेस चलाए, अपने पैर पे खड़ी होके, बीइंग अ लॉयर जो प्रोफेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े, वो मेरा हमेशा रहेगा। उनको ट्रेनिंग देनी, जजेस के लिए जाना, सरकारी वकील के लिए फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड्स करना, तो ये सब चीजें मैं करवा सकती हूँ जो मेरे नॉलेज में। आई एम ऑलरेडी विजिटिंग फैकल्टी एंड जनरली ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो मैं जाती हूँ और काउंसलिंग के लिए खास करके। और जब महिला वकीलों को जब प्रॉब्लम होती है, मैं पोस्ट ट्रेनर एज वेल, सो उनको, उनके लिए मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। दे कैन टॉक टू मी एनी टाइम, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, खास करके जैसे पॉश है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, तो हमारे वहां पे ऐसी कोई कमिटी अभी है नहीं, तो वो कमिटी बना सकती हूँ। उसमें किसी को भी कोई एडवोकेट से प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे वहां पे मैं स्पेशली लीड लेके उस प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्यूशन लाने के लिए ट्राई करूंगी। एक ऐसा चेंज जो आप सिस्टम में अभी बहुत बड़ा तबाही मचा रहा है और लूप होल है, आप चेंज करना चाहते हैं? डेफिनेटली इक्वालिटी चाहूंगी मैं। हर बार ये रिजर्वेशन आया है, अगर कोई महिला अगर लड़ना भी चाहती है तो उसको लड़ने के लिए किसी का हेल्प लेना पड़ रहा है। फॉर्म भरना है तो क्यों भरना है, आपको क्यों करना है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और हमेशा ऐसा हुआ है, ये सालों से होता जा रहा है। लोगों को दो ही एग्जाम्पल चाहिए, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई और कोई अहल्याबाई होलकर है, उनकी बातें करेंगे जरूर कि दो महिलाएं थी, इन्होंने इतना सब कर दिया। पर अगर कोई महिला रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाना चाहती है, जिसका वॉइस स्ट्रांग है, उसको दबाने की कोशिश पुरुष जरूर करता है। वो नहीं चाहेगा कोई बड़े पद पे। आज भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, जहां पे भी कोई लड़की आगे बढ़ जाती है, ये कहा जाता है गुड लुकिंग है, या फिर उसने उसके साथ कोई रिलेशन बनाया होगा तब जाके उसको प्रमोशन मिली है। तो ये सब चीजें मैंने बहुत देखी है, और मैं ये नहीं चाहती कि ये
आगे भी हो, खास करके एडवोकेट्स में। एडवोकेट्स में महिलाओं का प्रभुत्व होना जरूरी है। काफी महिलाएं हैं। इस इलेक्शन में भी महिला वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको एक सशक्त महिला चाहिए जो उनका वॉइस बने, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे वोट करे नंबर 1 पे, और मुझे इलेक्ट होके लाए और वो मेरे साथ जुड़े। मैं इलेक्ट होके आना चाहती हूँ, पर मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए आना चाहती हूँ, और वो भी अपने आप को इलेक्ट महिला की तरह देख सकती है, बिकॉज मैं उनमें बसती हूँ। हर महिला की मैं आवाज बन सकती हूँ। तो ये मैंने सोचा है। डेफिनेटली इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी पे मैंने बहुत सारे पेपर सबमिशंस किए हैं, काफी लेक्चर्स भी दिए हैं। इवन हर बार ऐसा भी सब्जेक्ट लाना पड़ा है, डिग्निफाइड एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, महिलाओं के लिए लाना पड़ा कि अब किस तरह से डिग्निटी से महिलाओं से बातें करें। तो मैं बीइंग अ लॉयर हूँ, मेरी आवाज बुलंद है। 4000 से ज्यादा मैं डिबेट कर चुकी हूँ, 1800 से ज्यादा मेरे लेक्चर्स हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। तो मैं उसी आवाज में बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए खड़ी रह सकती हूँ, इवन पुरुष एडवोकेट के लिए भी कई बार। और सारा वकील आलम जानता है मेरे को कि मैंने ना आज ना कल कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा है, कभी भी हमेशा सपोर्ट किया है, सच का साथ दिया है। और मैं जो करप्टेड है, जिनको कोई फेवर लेना है, तो वो मैं नहीं हूँ, और मैंने आज तक कोई फेवर नहीं ली है। मैंने हमेशा संगठन में काम किया है और पूरी जिंदगी करती रहूंगी आगे भी। मैं अपने देश के लिए काम करती रही हूँ और करूंगी आगे भी। तो इसी तरह मैं वकील महिलाओं के लिए भी काम करना चाहती हूँ, उनकी आवाज बनना चाहती हूँ, और लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि महिला भी शासन कर सकती है, महिला भी कोई प्रतिनिधित्व जो आज तक नहीं हुआ है। अगर मैं आज नहीं जागी तो कल कोई महिला यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी। दूसरी जो महिला कैंडिडेट है, उनके लिए भी मेरा मेरा जुड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है। मैं उनके पीछे या आगे जहां पे भी खड़ी रहूंगी तो मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, उनकी आवाज बन सकती हूँ। सोनल बहन, दैट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। एक बात है, आज सड़क पे खड़ी होके एक महिला गाली दे दे तो वो खराब हो जाती है, लेकिन एक पुरुष गाली दे दे तो वो चीज प्राइड बन जाती है। आज भी इतना एम्पावर हो चुके हैं हम, ये क्यों है? जितनी भी गालियां हैं वो माँ को लेके हैं। ये समाज ये नहीं जानता। चाहे कोई भी गाली देख लो, ठीक है, कोई भी गाली देख लो, कोई गाली किसी मर्द के ऊपर नहीं है। यही पुरुष, जो पितृसत्ताक जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, उसने जिस माँ की कोख से बंदा जो पैदा होता है, वो उसी माँ को गाली देता है। जब गुस्सा होता है तो वही गाली बोलेगा जिसमें वो गाली महिला को जाती है। कोई एक गाली बताओ जिसमें कोई पुरुष पे गाली हो, तो नहीं है। हर जगह पे महिला को लेके ही गाली दी जाती है। पत्नी हो, अपनी बेटी हो, या फिर अपनी माँ हो, हर किसी में गालियां इसी के सराउंडिंग में घूमती है। तो यही इनकी पुरुषों की मानसिकता है, और एक ये पिछड़े हुए पुरुषों की मानसिकता है। सब पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये है, और ये ज्यादातर है। इनको चेंज करना चाहती हूँ, और मुझे इक्वालिटी चाहिए। और इक्वालिटी तो सही है, पर अगर मेरी नजर से देखें तो जब कोई महिला किसी पुरुष को जन्म देती है, तो अब उसकी इक्वल की बात नहीं, ऑलरेडी सुपेरियर है। हम जन्म देते हैं तो हम में जो क्वालिटीज है, हम जो 58 जो बोन्स होते हैं वो एक साथ तोड़ो, उतनी पीड़ा होती है जब कोई महिला डिलीवरी करती है और बच्चे को जन्म देती है। ये पीड़ा सहती है, तब जाके महिला माँ कहलाती है। अब उस महिला को अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी जगह के लिए पूरी जिंदगी लड़ना पड़ता है। उसके पास दो घर होते हैं, माँ का घर हो गया और अपने हस्बैंड का घर हो गया। दो घर होते हुए भी वो बेघर ही कहलाती है। माँ बाप बोलेंगे ये मेरा घर है, पति बोलेगा ये मेरा घर है, उसको फिर भी अपना घर खुद बनाना पड़ता है। ये वास्तविकता है इस समाज की। कोई भी एम्पावर्ड महिला को देख के कोई खुश नहीं है। बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन मेरे सवालों का जो था अभी भी बाकी है। ये था पार्ट 1 विद एडवोकेट सोनल जोशी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट।